कि भारतवासी नहीं डरेंगे द्वेष क्लेश के नारों से, इससे ज्यादा आशा क्या है गांधी के हत्यारों से। वो चाहते हैं स्नेह प्रेम आदर के बादल छट जाएं, और प्रेम जब दिल से हो जाता है कटती नहीं तलवारों से। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको कोशिश करते हैं कि आपको खबरों की तह तक ले जाया जाए और देश में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में कुछ जानकार लोग क्या कुछ समझ रहे हैं, क्या कुछ सोच रहे हैं, वो आप तक पहुंचाया जाए। क्योंकि आमतौर पर जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए लोग होते हैं वो बहुत ही जल्दी जज्बाती भी हो जाते हैं और रिएक्ट बहुत जल्दी करते हैं, कुछ सोचे समझे बगैर। इसलिए हम कुछ जानकार लोगों से आपकी मुलाकात कराते हैं ताकि आप ये समझ सकें कि मुल्क जिन हालात से गुजर रहा है उसमें हमें कैसे जीना है और हमारी कितनी जिम्मेदारी बढ़ सकती है। ये सब जानने के लिए इस वक्त मेरे साथ खास मेहमान हैं शब्बीर अहमद विद्रोही साहब, जो नागपुर से हैं और गांधीवादी विचारधारा के लिए जाने जाते हैं और इस वक्त नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, जो शरद पवार जी की पार्टी है, उसमें माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के नेशनल प्रेसिडेंट भी हैं। शब्बीर अहमद विद्रोही साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये बताइए कि हरिद्वार के बाद क्या, हरिद्वार में क्या कुछ हुआ और उसके बाद अब आगे क्या, देश कैसे देखे, कैसे समझे, हालात को कैसे हैंडल किया जाए, यह बहुत ही अहम है। आपकी नजर में क्या कुछ है? पहले तो काजमी साहब आपका भी शुक्रिया और आपके दर्शकों का आदाब, और साथ ही साथ जो आपका सवाल है कि हरिद्वार के बाद क्या, हरिद्वार के बाद सिर्फ प्यार। कारण ये है कि आज आपने कहा कि इसको किस नजर से देखें। हम सिर्फ इस नजर से देखें कि चौराहे पर एक पागल पत्थर लेकर खड़ा है और वो अब किसी पर भी हमला कर सकता है। तो पागल से उलझना कि अपना रास्ता बदलकर धीरे से अपनी मंजिल की तरफ चले जाना। कारण ये है कि मैं आपसे साफ बता दूं कि भारतवासी नहीं डरेंगे द्वेष क्लेश के नारों से। भारतवासी नहीं डरेंगे द्वेष क्लेश के नारों से, इससे ज्यादा आशा क्या है गांधी के हत्यारों से, इससे ज्यादा आशा क्या है। ये बहुत ही अहम बात है कि गांधी जी की जिन लोगों ने हत्या की थी उस नजरिए के लोग आज अपने आप को मजबूत महसूस कर रहे हैं और वो नफरत फैला रहे हैं। जी, आप अपनी बात आगे बढ़ाएं। हाँ, तो मैं जो कह रहा था कि भारतवासी नहीं डरेंगे द्वेष क्लेश के नारों से, इससे ज्यादा आशा क्या है गांधी के हत्यारों से। वो चाहते हैं स्नेह प्रेम आदर के बादल छट जाएं, और प्रेम जब दिल से हो जाता है कटती नहीं तलवारों से। तो ये इस तरह के नारों से कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन यह उस तरह की हरकत है जिस तरह शैतान इंसान को लोभ में, क्रोध में, क्षोभ में भड़काने का काम करता है। और जब इंसान भड़क जाता है तो आदमी नहीं रह जाता, वो शैतान हो जाता है और आदमी लड़ने लगते हैं और ये देश में नुकसान हो जाता है। मेरा अपना मानना है कि हम खामोश जो हैं ये सबसे बड़ी बेहतर है। लेकिन कुछ नौजवान कल हमसे चर्चा करने लगे कि हम लोग चुप नहीं रहना चाहते। हमने कहा चुप रहो। वो बोले नहीं, हमारी चुप्पी को लोग डर समझते हैं। हमने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। जब जो पानी ज्यादा गहरा होता है उसमें छिछलापन नहीं रहता कि लहरें दिखाई दे, वो ज्यादा शांत रहता है। ये तो ही सरकार चाह रही है। सरकार तो यही चाह रही है कि तुम उछलो और हमें मौका मिले, क्योंकि सरकारी मशीनरी उन्हीं के साथ है। अगर सरकारी मशीनरी उनके साथ नहीं होती तो आप नोट कर लीजिए, अब तक कार्रवाई नहीं हो जाती, कार्रवाई हो जाती। कार्रवाई न होना इस बात का प्रतीक है कि वहां की सरकार उनके साथ खड़ी है। अब मेरा ये कहना है
कि उसके बाद क्या, देखिए सब कुछ है। मैं आपसे एक बात और 4 लाइन में कह देना चाहूंगा, पानी से पत्थर कटता है, पानी पत्थर को काट देता है, पानी से पत्थर कटता है, बस पानी में धार चाहिए। नफरत के शोले बुझते हैं, बस हृदय में प्यार चाहिए। समझ लीजिएगा, मन की बस्ती बस जाती है आशा की एक भाषा से, ईर्षा द्वेष क्लेश मिटा दो, गर सुंदर संसार चाहिए। तो हम गाली का जवाब गाली से देंगे तो नहीं होगा। हमारे नबी की भी यह सबक है, कारण कि बुढ़िया ने कूड़ा करकट डाला, हमारे नबी जाकर तीबेदारी की और उसका दिल बदल गया। तो हम तो इनके नफरत को अपने अखलाक और प्यार से बदलने का काम करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है काजमी साहब कि जितने सनातनी हैं, सबसे ज्यादा सनातनी प्रेम बंधुत्व के साथ हैं। ये 2-4 नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि सनातन धर्म के वो लोग जो पशु और पक्षी से प्रेम करते हैं, वो मानव से नफरत कैसे कर सकेंगे। ये जिस चीजें हैं, ये आप नोट कर लीजिए कि सनातन धर्म के सनातनी हमारे जो भाई हैं, वो हमारी रक्षा के लिए खड़े हो जाएंगे जिस दिन ये इस तरह की बदतमीजी करने को तैयार होंगे। लेकिन वो तो ये चाहते हैं कि मुसलमान का नौजवान तबका भड़के, और जब भड़क जाए तो हमारे भी सनातनी धर्म उनके ऊपर चढ़ जाए। क्योंकि सनातन धर्म के जो हिंदू हैं, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, हम उन्हें सनातनी कहते हैं, वह कभी भी नफरत नहीं चाहते, वो भी प्यार चाहते हैं। लेकिन ये कुछ जो है वो तत्व चाहते हैं कि इनमें आपसी भड़काव कर दे और दोषी मुसलमान को ठहरा दे कि उन्होंने इस तरह का किया, उस तरह से किया। इसलिए हम चाहते हैं कि जिस तरह से हम चल रहे हैं, हम ये मानकर चले कि सरकार कुछ नहीं करेगी, केवल मेरा व्यवहार जो है सब कुछ करेगा, और मेरे व्यवहार में प्यार होना चाहिए, शांति होनी चाहिए। लेकिन 2 शब्द और कह करके इस बात का जवाब खत्म करूंगा कि मेरी खामोशी को न समझो मेरी डर का सबब, मेरी खामोशी को न समझो मेरी डर का सबब। हम तो मोहब्बत के भूखे हैं, प्यार बांटा करते हैं। हम खामोश इसलिए नहीं है कि हम डर गए हैं, हम खामोश इसलिए हैं कि मोहब्बत मेरा मिशन है, मोहब्बत मेरा पैगाम है, जो उद्दंडता से नहीं फैलाई जा सकती है, मोहब्बत मोहब्बत से ही फैलाई जा सकती है। तो ये बहुत अहम बात है। अभी प्रधानमंत्री जी ने एक बात और कही है ताजा, कि जब औरंगजेब आएंगे, शिवाजी आएंगे, तो आप महाराष्ट्र से हैं, आप शिवाजी की तारीख को ज्यादा बेहतर जानते हैं देश के बाकी लोगों से। आप बताइए कि क्या शिवाजी इस पर्सपेक्टिव में जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या उनका किरदार, उनकी पहचान, उनका नजरिया क्या ऐसा ही था जिस तरह से मोदी जी कहना चाह रहे हैं? नहीं, सवाल क्या है कि हर आदमी अपने धुन अपने ताल पर गाता है। ये प्रधानमंत्री इस तरह के शब्दों को बोल करके साबित कर दिया कि वो पढ़ा लिखा नहीं है, न वो इतिहास जानता है और न भारत की सभ्यता जानता है। औरंगजेब और शिवाजी, अरे शिवाजी जैसा आदमी अगर फिर से भारत में आ जाए तो भारत भारत हो जाए। शिवाजी मुसलमान के दुश्मन नहीं थे, ये तो राजा से राजा की लड़ाई थी। अगर आप देख लीजिए तोपखाने का उनका कौन था, मेहतर मदारी था, उनके हर सेना का प्रमुख मुसलमान था। ये बड़े लंबे इतिहास में जाना पड़ जाएगा, इस जाहिल आदमी को क्या आएगा। ये अगर जानता रहता, इतिहास जानता, तो इसे पता होगा कल्याण से एक मुसलमान की खूबसूरत लड़की सिपा सालार ले जाकर के शिवाजी के सामने पेश किए, ये सोच करके कि ये मुसलमान की लड़की है, शिवाजी किसी और दृष्टि से देखेंगे। शिवाजी ने कहा, मां अगर तू मेरी मां होती तो मैं कितना सुंदर पैदा होता। और उन्होंने सिपाहियों को डांटा, कहा कि इनकी इज्जत की हिफाजत की जाए। अब ये चीज इस आदमी को नहीं मालूम है। शिवाजी जैसे महान सोच का व्यक्ति, अब रह गया ये कि औरंगजेब राजा था, शिवाजी ने राजा से लड़ाई लड़ी थी, मुसलमान से नहीं लड़ी थी। अगर मुसलमान से लड़ते तो शिवाजी की सेना के मालिक, तोपखाने के मालिक, घुड़सवारी के मालिक कोई और नहीं होता। यही नहीं, शिवाजी को
जो नख दिया था, जिससे शिवाजी अफजल खां से मिलने गए थे, तो कहा वो लंबा है, गला पकड़ करके उठा देगा, नाखून ले लीजिए जिससे आप पेट फाड़ सकते हैं और आप बच जाएंगे। वो देने वाला भी मुसलमान था। अब इस सारे इतिहासों के ऊपर क्या बोला जाए काजमी साहब? शिवाजी अगर इस तरह के होते तो आपको क्या बताएं, इस आदमी की आप बात करते हैं, दाढ़ी रख करके वो कभी टैगोर बनने की बात करता है, कभी शिवाजी बनने की बात करता है। वो कहता है औरंगजेब आएंगे तो शिवाजी आ जाएंगे। ये अपने आप को शिवाजी बताना चाहता है और उसकी तुलना में किताबें भी लिखी गई हैं, जबकि ये शिवाजी के पैर का धूल भी नहीं है। शिवाजी महाराज मानवता के सिपाही थे, नैतिकता के सैनिक थे, नैतिकता बचाने वाले राजा थे, प्यार फैलाने वाले राजा थे। उन्होंने सबके सम्मान को बचाने का काम किया है और ये उसके बराबर नहीं है। ये तो अभी 25 तारीख को अपनी दाढ़ी के हिसाब से सांता क्रूज भी बन जाएगा पहलाने वाला। तो ये अजीब आदमी है जिसे न इतिहास का ज्ञान है न भारत की सभ्यता का ज्ञान है। भारत में मानवता बहुत बड़ी चीज है, इसे पता नहीं है कि डाकू भी इस देश में, डाकू भी जब संतों से मिले हैं तो संत बन गए हैं। यहां उसको पता नहीं है कि यह वह देश है जिस देश के लोग अगर किसी की हत्या करने चले हैं और रास्ते में अगर उन्हें कोई सन्यासी मिलकर उपदेश दिया है तो वो उसी की हिफाजत करने में लगे हैं। तो इसको इतिहास का पता नहीं है। शिवाजी महाराज जो थे वह मानवता के रक्षक थे, नैतिकता के रक्षक थे और उनके दिलों में मुसलमानों के प्रति घृणा नहीं थी, राजा के प्रति थी, जिससे उनकी लड़ाई थी। अच्छा शब्बीर साहब, एक बहुत ही अहम चीजें, कुछ चीजें सामने आ रही हैं उत्तर प्रदेश के इलेक्शन से मुताल्लिक। उसमें अभी पिछले एक हफ्ते में कम से कम 3 जगहों से ऐसी खबरें आई हैं कि बीजेपी की रैली मेरठ में, गोरखपुर में, कुछ और जगहों पर भी कहीं हमारे अमित शाह जी जाने वाले थे, होम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर जाने वाले थे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर का आखिर में पता चला कि हेलीकॉप्टर नहीं उतरा। गडकरी की रैली में मेरठ पहुंचे थे तो वहां कुर्सियां खाली, वहां जिन बच्चों को धोखा दे करके लाया गया था तो वो नारे लगाते हुए बीजेपी के खिलाफ वहां से चले गए। इस बीच में इलाहाबाद हाई कोर्ट से एक जज की तरफ से कुछ बात आई है, वो इलेक्शन को टालने की बात कह रहे हैं। तो क्या कुछ है इसमें, आप इसको मिलाकर के किस तरह से देख? काजमी साहब, इसमें बहुत बड़ी राजनीति में राजनीति है। सबसे बड़ी राजनीति आपको मालूम है भाजपा के अंदर की लड़ाई है। और वो लड़ाई क्या है? मोदी योगी को चाहते नहीं है, जिसका उन्होंने 2 उदाहरण दे दिया। आपको बनारस में अपने पीछे दौड़ाने का काम कर दिया, डुबकी लगाते समय अकेले डुबकी लगा करके भी दिखा दिया, अपनी गाड़ी में नहीं बैठाया। और ये चुनाव टालने के पीछे भाजपा के 2 सूत्र हैं। एक, वो ये चाहते हैं कि योगी से लोग नाराज हैं, मोदी से नहीं, इसलिए अगर हम चुनाव टालेंगे तो योगी जो है जिस दिन कार्यकाल समाप्त होगा उसके बाद से वो सामान्य नागरिक हो जाएंगे। और क्योंकि वहां कार्यकाल नहीं बढ़ेगा, राष्ट्रपति शासन लगेगा। जब राष्ट्रपति शासन लगेगा तो योगी के छवि को हम, जो कुछवि है उसको हम दबा देंगे और राष्ट्रपति के जरिए जो काम करेंगे उसके जरिए हम मोदी की छवि को और बढ़ा देंगे। इसलिए ये उद्घाटन करने का काम चला और उसी के साथ में उद्घाटन पर 2-4 ईंट रखकर काम आगे बढ़ रहा है, ये दिखाने का काम चलेगा। लेकिन आप सुन लीजिए, अगर ये बढ़ाएंगे तो और गड्ढे में जाएंगे। आप पूछेंगे कैसे? हम आपको साफ बता दें, जो वोट नहीं देने वाले हैं वो बढ़ाने और घटाने से न घटने वाले हैं न बढ़ने वाले हैं। उनका मन बन चुका है जो योगी से इससे। और अगर ये समझते हैं कि योगी से को हटाकर राष्ट्रपति शासन के कार्यों से हमारी छवि बनेगी, तो याद कर लीजिए योगी की युवा वाहिनी सेना बाहर होकर के इन्हीं का टांग खींचने का काम करेगी। ये जितना वोट बढ़ाने का काम करेंगे उतना वोट घटाने का काम करेंगे। हम आपको एक छोटा सा इतिहास दे देना चाहता हूं। इसी 17 में योगी का एक भी विधायक नहीं था। योगी ने तो भाजपा के खिलाफ अपना कैंडिडेट भी खड़ा किया था। जिसका एक भी विधायक नहीं था उसको आप नजरअंदाज नहीं कर सके।
आपको बनाना पड़ा, और अब तो वो पार्टी का मुख्यमंत्री है, अपने 50 लोगों को टिकट दिलाएगा और उसके वजह से जो दबाव बनाएगा आपको बनाना पड़ेगा। नहीं मानेंगे तो क्या करेगा? आपके आईएएस अफसर गए, उसने नहीं सुना। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा के अंदर जो राजनीति चल रही है वो राजनीति चाहती है। और मैं आपको साफ बता दूं कि मैं किसी जज पर टिप्पणी इसलिए नहीं करना चाहता कि जज जज होता है, उसकी अपनी सोच होती है, लेकिन जनता में आजकल लोगों ने देख लिया, ईडी, आईटी, इनकम टैक्स, सीबीआई का जो दुरुपयोग हो रहा है, इससे लोग ये भी सोच रहे हैं कि अगर इनके अंदर की भावना रखने वाले जज भी अगर होंगे तो उनका भी दुरुपयोग हो रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये उनका व्यवहार कह रहा है, समझ लीजिएगा, उनका व्यवहार कह रहा है, हम क्यों कहने जाएं। लेकिन आपको बता दूं कि जो होना है होगा, और वो उसकी मर्जी से होगा जिसकी मर्जी से ये सृष्टि चलती है, लोगों की दृष्टि चलती है। इसलिए ये टालें या जल्दी करा लें, दोनों में इन्हीं का नुकसान है, फायदा इनका कभी होने वाला नहीं है। अच्छा, आप नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी से हैं, महाराष्ट्र में हुकूमत में हैं। आने वाले जो इलेक्शंस हैं, जो 5 स्टेट्स में हैं साल के शुरू में, जिसमें उत्तर प्रदेश, पंजाब भी है, उसमें आपकी पार्टी का क्या क्या रुख रहने की उम्मीद है? क्या कुछ है? आप किस तरह से देख रहे हैं आने वाले? देखिए मेरी पार्टी साफ चाहती है कि धर्मनिरपेक्ष वोटों का बंटवारा न हो, लेकिन चूंकि मैं घर की बातों को पब्लिक प्लेस पे ले जाना नहीं चाहता, मगर मैंने अपने आदरणीय नेता से कहा कि लड़ेंगे नहीं तो बढ़ेंगे नहीं, और बढ़ेंगे नहीं तो अपने मंजिल पर चढ़ेंगे नहीं। तो हमारी इस संदेश को सुनने के बाद मेरे नेता के अंदर थोड़ी सी भावना जगी है कि हमें क्या करना चाहिए। लेकिन हमारे नेता का पहला प्रिंसिपल है कि हम किसी भी तरह उस सरकार को बाहर करें जो सरकार मानवता के को नुकसान पहुंचा रही है, मानव से ज्यादा मानवता को जो नुकसान पहुंचा रही है, उस सरकार से किस तरह पिंड छुड़ाया जाए, हमारा नेता यही चाहता है। हमारा नेता जनता की भावनाओं को समझ रहा है। हमारा नेता इस चक्कर में है कि हमारे कहीं 10-20 वोटों से अगर मानव के बीच में नफरत फैलाने वाली सरकार फिर रह गई तो बड़ा नुकसान होगा। इसी उठापटक में हमारे नेता का विचारधारा चल रही है। लेकिन मैंने अपने नेता से कहा कि आदरणीय, हमें कार्यकर्ता मिलते हैं, चुनाव लड़ते हैं, नेता मिलते हैं जिसके जरिए पार्टी बढ़ती है। आज नहीं तो कल हमें जाना है। सबसे अच्छा नेता हमारा है और सबसे कमजोर अगर हमारी पार्टी रहे तो अच्छा नहीं लगता है। इन बातों पर हमारे नेता विचार कर रहे हैं, और अगर चुनाव टाला जाएगा तो हो सकता है कि हमारे में भी लोग मैदान में अपनी जगह बनाने का काम कर लेंगे। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर अहमद विद्रोही साहब। आपने प्यार की बात कही, आपने कहा कि पानी पत्थर को काट देता है, और आपने ये भी बताया कि भड़काने की कोशिश की जा रही है, और आपने नौजवानों को भी समझाया कि जिस तरह से शांति के साथ गांधीवादी रास्ते पर चल करके हम देश को बचा सकते हैं, तरक्की करा सकते हैं और इस मुसीबत से निकल सकते हैं, वो उससे बेहतर कोई। मैं काजमी साहब एक संदेश आपके माध्यम से देना चाहता हूं। जी जी जी। और वो सबके लिए देना चाहता हूं, किसी एक बिरादरी को नहीं, बल्कि मैं कहना चाहता हूं, आइए मिलकर एक अभियान चलाया जाए। आइए मिलकर एक अभियान चलाया जाए, आगे नफरत को मोहब्बत से बुझाया जाए। जी जी। लोगों को लड़ाने के लिए आगे हैं, लोग लोगों को लड़ाने के लिए आगे हैं। आइए मिलके अब इंसान बनाए। बहुत 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 अहम बात कही आपने, बहुत अहम बात कही। मैं समझता हूं इससे बेहतर क्लोजिंग लाइन नहीं हो सकती मैसेज के तौर पर। ये सभी को, हमें सभी मजहबों के, सभी धर्मों के लोगों को इसी तरह से समझना चाहिए और देश को आगे बढ़ने में मदद देनी चाहिए। जो देश को पीछे की तरफ खींचने वाली ताकतें हैं, उनको बहरहाल उनके उनके साथ हिसाब किताब करने का वक्त इलेक्शन ही होता है, और इसमें जनता ही देश की मालिक होती है, उसी को फैसला करना होता है। मैं समझता हूं ये एक बहुत ही भरपूर मैसेज है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत।
जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।